Dandadan just delivered a pig! बीइंग अ मांगा रीडर मुझे पता था कि ये शो यहाँ पर पीक करने वाला है इन अ सेंस कि ये एपिसोड इमोशनल होगा एंड इट विल मेक पीपल क्राई विच इट डिड। ये आर्क मांगा में ऑलरेडी काफी इमोशनल था एंड इमोशनल होने के साथ ये काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड भी था। दान इससे पहले एक ऐसी स्टोरी रही है जिसमें मेन कैरेक्टर के बॉल स्टोरी हो गए हैं, जिसका मेन एसेंस ही है हंसी ठिठोली, मस्ती मजाक और एडल्ट जोक्स। लेकिन इस पर्टिकुलर बैक स्टोरी के साथ ये तुमको अपनी दूसरी साइड भी दिखा देता है कि ये उसके साथ ये भी कर सकता है एंड दैट टू इन द सेम वर्ल्ड। दिस वाज द मोमेंट वेयर आई फेल इन लव विद द मांगा। बट सिर्फ इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। I mean, मैं ऑलरेडी एक मिड सीजन वीडियो बना चुका हूँ और मेरा फिलहाल के लिए कोई प्लान नहीं था इसके बारे में बात करने का। मैं प्रॉब्ली वेट करता इस सीजन के फिनिश होने का, उसके बाद ही इसके बारे में बात करता। बट मांगा की स्टोरी को इस एपिसोड ने जिस तरह से अपलिफ्ट किया, इट पुश्ड मी इनटू मेकिंग दिस वीडियो। दिस एपिसोड इज अ लव लेटर टू एवरी दान फैन वेयर सो मेनी क्रिएटिव decisions come together and make it one of the best episodes of the season or maybe the year, and I don't think that Dandadan will be able to surpass it, at least in this season. This is the episode where I fell in love with Dandadan again as an anime. The anime did its absolute best to not only adapt and deliver on the emotional punch of this backstory, but it made sure to go above and beyond and deliver a cinematic masterpiece that will cement Dandadan's position in the pool of so many other shonens out there. This is the peak of Dandadan. अगर तुमने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो जरा ध्यान से, there are going to be spoilers. So ये एपिसोड शुरू होता है एक हॉन्टिंग से सीक्वेंस के साथ, जिसमें हमको एक chaotic फर्स्ट पर्सन POV शॉट दिखाया जाता है, जिसमें एक औरत रो रही है और भाग रही है। ये एक मेमोरी है एक्रोसिल्की की एंड इट इज सच अ ब्रिलियंट वे टू स्टार्ट द एपिसोड लाइक दिस। इस सीन का एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट तो हमको बाद में समझ आता है, पर इसका यहाँ पर होना काइंड ऑफ एक चीज को हिंट करता है कि मान लो जैसे कोई भी सोल है जिसके रिग्रेट्स रह गए हैं और वो अभी भी इस दुनिया में भटक रही है एक इविल स्पिरिट बनके, तो उसके जो भी एक्शंस है वो कैसे इंस्पायर हो रहे हैं। आफ्टर द बैक स्टोरी यू गेट टू नो कि ये कोई इविल स्पिरिट नहीं है, उसको ना रिवेंज चाहिए और ना ही वो किसी को मारना चाहती है, बट फिर वो इस तरह के एक्शंस क्यों लेती है। मेरा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर ऐसा है कि उनकी मेमोरी शायद लीनियरली एक्सिस्ट नहीं करती है, इनके पास चीजें फ्रेगमेंट्स में है एंड प्रोबेबली वो फ्रेगमेंट्स उनके सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं एंड उन फ्रेगमेंट्स का भी कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई पास्ट या फ्यूचर नहीं है। दे ऑल एक्सिस्ट एट द सेम टाइम। वो अपने ट्रॉमा को रिपीटेडली एंड कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद तुम देख भी सकते हो कि ये फर्स्ट पर्सन POV डायरेक्टली फेड आउट हो जाता है रियलिटी में। सो इट माइट बी द केस दैट दीज एंटिटीज आर ऑलवेज सफरिंग, और वो कभी भी कुछ भी इमेजिन करके एक्ट करने लग जाती है एंड दैट इज व्हाट मेक्स देम सो अनप्रेडिक्टेबल एंड वायलेंट। फॉर एग्जाम्पल, उस स्टार्टिंग सीक्वेंस के बाद एक्रोसिल्की ये समझती है कि मोमो और ओकारुन ने आयरा को, जिसको वो अपनी बेटी समझती है, उससे छीन लिया है और वो उन पर अटैक करने लग जाती है, वो भी काफी खतरनाक तरीके से, विच ओनली मेक्स सेंस आफ्टर द बैक स्टोरी। एंड ऑनेस्टली मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये कैरेक्टर्स इतना डैमेज ले कैसे रहे हैं। ओके, मे बी यू कैन जस्टिफाई दैट फॉर ओकारुन एंड मोमो क्योंकि उनके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज हैं, बट आयरा और उनके दोस्त, I mean, जब मोमो ने उन पर अटैक किया था, that was brutal. और मैं ये सब बस सोच ही रहा होता हूँ when this episode dropped a bomb. जब ओकारुन सक्सेसफुल हो जाता है एक्रोसिल्की और उनके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने में और उनको एक छोटा सा ब्रेक मिलता है सांस लेने का, तब टर्बो ग्रैनी ओकारुन की बॉल रिट्रीव करती है और साथ ही उन दोनों को ये बताती है that Aira is dead. ये पहली बार था जब मेरा ओपनिंग स्किप करने का मन किया, पर मैंने की नहीं। मैं सिंपली शॉक में था, पर मैं तो फिर भी मांगा रीडर हूँ। मैं जानता हूँ कि स्टोरी आगे कैसे टर्न आउट होगी, बट आई कैन इमेजिन द हॉरर दैट यू गाइस मस्ट हैव फेल्ट। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दान जब हमने किसी कैरेक्टर के मरने के बारे में सुना है। इवन टर्बो ग्रैनी भी हारने के बाद वापस आ गई थी, बट आयरा, शी इज रियली डेड।
ओकारुन एंड मोमो पूरा ट्राई करते हैं उस पर CPR वगैरह करने का, बट ग्रैनी कंफर्म्स दैट शी इज गॉन फॉर गुड, क्योंकि उसकी डेथ सिंपली फिजिकल हार्म से नहीं हुई है बल्कि स्पिरिचुअल मीन्स से हुई है, तो ये CPR वगैरह पॉइंटलेस है। एक्रो सिल्की, हैविंग द हार्ट ऑफ अ मदर, प्रपोजेस अ वे टू रिवाइव हर। वो बताती है कि आयरा का ऑरा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो वो एक्रो सिल्की के ऑरा को आयरा में डाल सकते हैं, विच एक्ट्स लाइक अ बैटरी टू कीप अस अलाइव। अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मोमो डज व्हाट एक्रो सिल्की सेज एंड वी आर शोन द कंप्लीट बैक स्टोरी ऑफ एक्रो सिल्की। She was just a woman who was doing her absolute best to survive, live and provide for her daughter, जो कि लिटरली उसकी जिंदगी की रोशनी और उम्मीद है। इसको मेटाफोरिकली भी दिखाया जाता है जब वो अपने घर का दरवाजा खोलती है और उस पर एकदम वार्म कलर्स से लाइट पड़ती है। Her daughter greets her with a big smile and her dull face lights up। और फिर शुरू होता है पियानो म्यूजिक के साथ एक पूरा मोन्टाज, जिसमें बहुत सी क्रिएटिव अप्रोचेस और कैमरा वर्क के साथ हमको उनकी हैप्पी लाइफ दिखाई जाती है। ये मोन्टाज एक्सटेंडेड है और इसमें बहुत सारे एनिमे ओरिजिनल सीन्स हैं। मैं बस एक आइडिया लेने के लिए मांगा को वापस चेकआउट कर रहा था एंड द डिफरेंस सरप्राइज्ड मी। जो एनिमे में तुमको 2.5 मिनट का मोन्टाज दिखाया गया है, most of it doesn't exist in the manga। उसमें तो ये केवल 2 पेजेस में कवर्ड है। This episode literally takes the story from the manga and makes it at least 10 times better, if not more। और ये पॉसिबल हो पाया है इस एपिसोड में लिए गए काफी सारे क्रिएटिव डिसीजंस की वजह से, जिसका मेजर क्रेडिट जाता है एपिसोड के डायरेक्टर कोतारो मात्सुनागा और स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, एनिमेशन डायरेक्टर एंड प्रोबेबली द माइंड बिहाइंड दिस एपिसोड्स विजन, शूतो एनोमोतो, जिन्होंने इस एपिसोड को एक प्रायोरिटी एपिसोड की तरह ट्रीट किया और ओरिजिनल मटेरियल को जितना किया जा सकता था उतना अपलिफ्ट किया। द एनिमेशन आल्सो केप्ट अप विद दिस एम्बिशियस अप्रोच। अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट मस्ट हैव गॉन इनटू दिस and it shows। The animation feels rich and the product is breathtaking। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी चीज को पैशन के साथ बनाया जाता है, ना कि बस स्पेस फिल करने के लिए। और यही वजह है कि मेरा इंटरेस्ट मोस्टली यूट्यूब और मेन स्ट्रीम मीडिया से हटता जा रहा है, बट एनिमे एज अ मीडियम इज जस्ट बिल्ट डिफरेंट। एनिमे इवन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी पैशन और आर्ट को पूरी तरह से अबेंडन नहीं करता। पीपल स्टिल पोर देयर हार्ट एंड सोल इनटू देम एंड मेक एवरीवन नोटिस। उन्होंने मांगा के इन 2 पेजेस में लाइफ ब्रीथ की, इन कैरेक्टर्स को बेटर कैरेक्टराइजेशन दिया, उनको इंसान बनाया और मोर बिलीवेबल बनाया। उस रेड ड्रेस को खरीदने और अपनी बेटी की विशेस को फुलफिल करने की लॉन्गिंग पहले से दिखाई गई, ना खरीद पाने और खरीदने के लिए किसी भी हद तक जाने की डेस्परेशन दिखाई गई। उनके हैप्पी टाइम्स दिखाए गए, विशेस को फुलफिल करने की खुशी दिखाई गई। डांस से और उस ड्रेस से उसकी बेटी को कितना लगाव है वो दिखाया गया। उस ड्रेस में उसे मेमोरीज बनाते हुए दिखाया गया, बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए और ग्रो करते हुए दिखाया गया। और उसी ड्रेस में हमें देखने मिलता है उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन, जिसको अगेन 10 times better ही किया गया है। When they beat her and the shattered glass gets into her skin, it was hard to watch। Also on a side note, वो ग्लास के पीसेस तुम एक्रो सिल्की में भी देख सकते हो। वो लोग उसकी बेटी को ले जाते हैं and that's when it comes to full circle with the horrifying first person POV sequence, जिसमें वो भागती है, चिल्लाती है और अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करती है और इवेंचुअली बेहोश हो जाती है। आफ्टर गिविंग अस दैट ट्रांजिशन जिसको हमने शुरुआत में देखा था। एंड यहाँ से जो OST प्ले हो रही थी बाय केंसुके उशियो aka द मैन हु हैज मेड द OST दैट कैन मेक मी क्राई एनी टाइम intensifies and we see this beautiful yet tragic ballet dance sequence। ट्रेजिक इसलिए क्योंकि यहाँ तक वो सारी होप खो चुकी होती है and she goes crazy। तुमको लग रहा होगा कि वो तारों भरी रात में डांस कर रही है, लेकिन एक्चुअली ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है। पानी की मदद से शायद आफ्टर लाइफ का इंडिकेशन दिया गया है और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो स्टार्स शहर की लाइट्स में मर्ज हो रहे हैं। Many of you might have missed it, but ये मांगा में थोड़ा सा ज्यादा क्लियर है कि यहाँ पे सुसाइड हिंटेड है। She takes her own life and dies, but her search doesn't end। She keeps roaming the city even after dying in search of something that she has lost but cannot bring herself to remember। When one day she is mistaken by Aira as her mother।
वास्तविकता से उसकी पकड़ छूट जाती है और उस दिन से वो ये विश्वास करने लगती है कि आयरा ही उसकी बेटी है। इसलिए वो उससे इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड थी और सेल्फिशली उसको अपने पास रखना चाहती थी। When you add this context to it, you just can't hate her anymore. Even Momo was crying. आयरा को होश आने के बाद एक्रोसिल की डिसइंटीग्रेट होने लगती है क्योंकि बैटरी तो एक ही है जो कि अब आयरा के पास जा चुकी है, और टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि क्योंकि वो रिग्रेट्स के साथ जा रही है तो शी वोंट बी एबल टू रेस्ट इन पीस। इंस्टेड शी विल बी रिड्यूस्ड to nothing, like she never existed, forgotten from both the world of the living and the dead. But Turbo Granny puts it very rudely कि ऐसी छोटी मोटी तुच्छ आत्मा की existence वैसे भी मैटर नहीं करती है, almost contrasting the title of this episode to a kinder world. She insists कि strangers उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं and it all has to do with her own heart, how she feels. And she feels कि उसे अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए था, ज्यादा खेलना चाहिए था, या फिर उसको और ज्यादा प्यारे कपड़े खरीद के देने चाहिए थे. It is all parental love and she believes that she was not a good parent, that her daughter would have been much happier if she wasn't her mother. But Ira, एक stranger, उसके लिए वो करती है जो टर्बो ग्रैनी का experienced और wise mind deny करता है. Ira changes how she feels about herself by running up to her and hugging her like her own daughter and telling her that she is the happiest person in the world. A little kindness and love even from strangers can sometimes mean so much. We might believe that it amounts to nothing because our wisdom says so, but our heart, it knows no wisdom. It only knows love. She helps her to pass on to the other side with a sense of closure and feeling loved, as she wishes for a kinder world for the both of them, where nobody ever hurts them. I wish for a kinder world too. Fuck, ये एपिसोड बाकी एनिमे की तरह एपिक म्यूजिक के साथ खत्म क्यों नहीं हुआ? Would have been nice to stare at the credits.